किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही गौमूत्र और गोबर का उपयोग होता रहा है और ऋग्वेद में तो कहा भी गया है कि गावो विश्वस्य मातरः, यानी कि गाय विश्व की माता है और विश्व का भरण पोषण करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज एकाएक ये बातें क्यों, यानी कि हम गाय से जुड़ी हुई कोई बात करने वाले हैं। इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। हम गाय और प्राकृतिक खेती दोनों से मिला जुला एक विषय आपके लिए लेकर आए हैं और विषय है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। विषय पे विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर पंकज शर्मा जी, जो कि फार्म मैनेजर हैं कृषि विज्ञान केंद्र नर्मदापुरम में। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हम ये जानते हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ तो हमारी सरकार बहुत जोरों शोरों से प्रयासरत है और हर तरफ से ये एक कयास लगाए जा रहे हैं कि जितनी ज़्यादा प्राकृतिक खेती हम करेंगे उतने ही ज़्यादा हम रसायन से मुक्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ना कि सिर्फ हम स्वस्थ होंगे बल्कि हमारी मिट्टी में भी पोषण तत्वों की कमी नहीं आएगी। अब इसमें आज हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती की बात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहला प्रश्न जो होगा, जो हमारे किसान भाइयों के मन में आया ही होगा कि गौ आधारित प्राकृतिक कृषि दरअसल होती क्या है, आप इसके बारे में बताइए। जी, प्राकृतिक संसाधनों एवं गाय आधारित जो कृषि होती है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उनसे खाद एवं अन्य चीज़ों का निर्माण करके हम जो कृषि करते हैं उसे गौ आधारित प्राकृतिक खेती कहा जाता है। जी, तो जैसे आपने बताया कि हम उसमें प्राकृतिक संसाधन का ही उपयोग कर रहे हैं, तो अब आवश्यकता की भी बात बता ही दीजिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आज हम देख रहे हैं कि मृदा का स्वास्थ्य एवं फसलों का स्वास्थ्य एवं मानव स्वास्थ्य और हमारा जो वातावरण है वो पूर्णतः रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके दूषित हो चुका है। जिसे हमें अगर स्वस्थ बनाना है तो हमें गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर जाना पड़ेगा। जैसे मृदा में जो कठोरपन आ रहा है, हमारी फसलों में जो जहर आ रहा है, वो सब रासायनिक खेती के कारण आ रहा है। तो प्राकृतिक खेती, वो भी गौ आधारित प्राकृतिक खेती को करके हम इन सब चीज़ों को में सुधार कर सकते हैं, हमारी मृदा को स्वस्थ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको भी हम स्वच्छ बना सकते हैं और व्यवस्थित उसका लाभ ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे कोई किसान भाई जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे और वो ये विचार करें कि हम इस गौ आधारित प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहें, तो वो कौन सा पहला कदम होगा, पहला चरण होगा जिसकी तरफ उनको ध्यान देना होगा? सबसे पहला चरण, हमें जो बीज हम बोते हैं उसके लिए इसके जो विभिन्न चरण हैं उस पर हम बात करेंगे। कि सबसे पहला चरण की जो बीज है हमारा, उसको शुद्ध करना, उसका बीज को उपचार करना। तो इसके लिए जो प्राकृतिक खेती है उसमें गौ से प्राप्त पदार्थों से बीजामृत बनाते हैं। जैसे 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र और 50 ग्राम चूना और पानी, 15 लीटर पानी, इसको मिक्स करके हम बीज को शुद्ध करते हैं। बीज शोधन की क्रिया होती है बीजामृत के माध्यम से। तो बीज उपचार करके फिर उसकी बीज की बुआई करते हैं। ये पहला चरण हो गया। अब दूसरा चरण जो है हमारा कि फसल को पोषक प्रबंधन प्रदान करना। तो पोषण प्रबंधन कैसे प्रदान करना है, इसके लिए हम गाय से प्राप्त जो हमारे पदार्थ हैं, जैसे गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, इन सब चीज़ों से हम खाद का निर्माण करते हैं। इससे हमारी फसल को हम पोषण प्रबंधन करते हैं। जैसे जीवामृत का निर्माण करते हैं। जीवामृत की हम बात करें तो जीवामृत 10 से 15 किलो गोबर हमें लेना है, 10 से 15 लीटर गोमूत्र हमें लेना है, 1 से 1.5 किलो बेसन हमें लेना है, 1 से 1.5 किलो गुड़ हमें लेना है, प्लस हमें मेड़ या पीपल बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेना है। अब चूंकि गोबर गोमूत्र की बात हो रही, तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें असंख्य करोड़ों की संख्या में ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे मृदा के लिए लाभदायक होते हैं और हमारी फसलों के लिए भी लाभदायक होते हैं। तो ये सब सामग्री हम लेने के बाद जीवामृत का निर्माण करते हैं और मेड़ की मिट्टी लेते हैं जिसमें असंख्य जीवित जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। इसको मिक्स करके हम 200 लीटर के ड्रम में रख देते हैं। इसके बाद हम इसे प्रतिदिन एक डंडे की सहायता से, लकड़ी के डंडे की सहायता से हम हिलाते हैं। 6 दिन तक इसको हिलाते हैं, फिर ये 200 लीटर जीवामृत बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको कैसे हमें किसान भाइयों को चलाना है, तो सिंचाई के पानी के साथ ड्रम रख दें वहाँ पे, सिंचाई के पानी के साथ वो पूरे फील्ड में हमारे खेतों में फैल जाएगा। कितनी बार उपयोग करना है, तो जितनी बार हम सिंचाई दें
फसल को, उतनी बार सिंचाई के पानी के साथ इसको चला सकते हैं। अच्छा, नहीं सर, प्राकृतिक खेती में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे अभी आपने बताया जीवामृत हो जाता है, इसके अलावा नीमास्त्र हो जाता है, ये तो अलग चीजें हो जाती हैं। अगर हम सिर्फ चरणों पे चलें तो जैसे आपने पहला चरण बताया कि हमें बीजों का उपचार करना है, इसके तुरंत बाद दूसरा चरण हमें क्या रखना है? दूसरा चरण हमारा रहेगा फसल का पोषण प्रबंधन जी। तीसरा चरण हमारा जो रहेगा कि वो फसल को सुरक्षा किस तरीके से हमें प्रदान करना है। उसके बाद हमारा जो चरण रहेगा वो फसल का आच्छादन, भूमि आच्छादन या मल्चिंग हम उसे कह सकते हैं। और इसके बाद जो चरण रहेगा वो हमारा मिश्रित खेती। तो ये अलग अलग चरण उसके हैं। अब अगर हम इन चरणों पे बारी बारी से चलें तो आपने हमें बताया कि बीज का उपचार हमने किया। अब जब हम फसल के पोषण प्रबंधन की बात जाते हैं तो फसल का पोषण प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे? जैसे जीवामृत मैंने आपको बताया, इसके बाद घन जीवामृत का निर्माण करते हैं हम। घन जीवामृत में हमारा 1 कुंटल गोबर लेना है, जो देसी गाय का गोबर होता है, उस गोबर को 1 कुंटल गोबर लिया। उस गोबर को हमें 1 से 1.5 किलो गुड़ उस गोबर में मिलाना है। 1 से 1.5 किलो 2 किलो हमें बेसन, किसी भी दाल का बेसन जो रहता है उसको हमें उसमें मिक्स करना है, प्लस 5 से 10 लीटर उसमें गोमूत्र मिक्स करना है। और मिला के उसको जिस तरीके से मेड़ की मिट्टी भी इसमें 1 मुट्ठी मेड़ की मिट्टी भी, लगभग 100-150 ग्राम के लगभग मेड़ की मिट्टी या पीपल बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी को इसमें मिलाया जाता है। इसको मिला के फिर जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं, ऐसे आटा गूंथ के इसको छायादार स्थान पर रख के छोड़ देते हैं। फिर हर तीसरे दिन इसको पलटाया जाता है। 25 से 30 दिन में ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन के तैयार हो जाता है। किसान भाइयों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये बन के तैयार होता है तो इसकी क्या पहचान होती है। ये हल्के भूरे रंग का हो जाता है और गोबर जैसी बदबू इस पूरे खाद में बनकर नहीं आती है। मतलब हम ये समझ लें कि गोबर जैसी बदबू नहीं आ रही तो इसको खेतों में डालने के लिए ये तैयार हो जाता है। अच्छा, आपने यहाँ पे जो मिट्टी का उपयोग बताया है, तो ये मिट्टी जो आपने बताई है क्या सूखी मिट्टी या गीली मिट्टी कोई भी ले सकता है? जो मिट्टी पीपल बरगद के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है और मेड़ की मिट्टी होती है वो सजीव मिट्टी कहलाती है। अच्छा। सजीव मिट्टी मतलब जिस सजीव मिट्टी में सभी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। और हमारा आध्यात्मिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण भी है कि हम कभी भी पीपल बरगद के पेड़ के नीचे गंदगी नहीं करते हैं, तो वो सजीव मिट्टी और स्वच्छ मिट्टी होती है जी। इसलिए पीपल बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी हमें लेना चाहिए। तो हमारे किसान भाइयों ने इस बात पे भी जोर दिया होगा और अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। आपने बताया फसल पोषण प्रबंधन के बारे में। इसका अगला चरण जो आता है वो आता है जल प्रबंधन, आपने भी बताया। तो जल प्रबंधन हमें किस प्रकार करना है? जिस प्रकार हम फसल अवशेषों को जला रहे हैं जी, और इन खादों का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें जो जल की आवश्यकता होती है, जैसे किसी फसल को 1 लीटर जल की आवश्यकता है, अगर हम जैविक और प्राकृतिक खेती, गो आधारित खेती करते हैं तो हमें कम से कम जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि भूमि की जो जल धारण क्षमता है जी, वो बढ़ जाती है। उसे आधा लीटर पानी की आवश्यकता लगेगी, तो कम से कम जल में हमारा काम हो जाएगा। फसल अवशेषों को मिट्टी में दबाना, जो फसल अवशेष अभी हम नरवाई को जला देते, सिंचाई नहीं करनी, ज्यादा सिंचाई नहीं देना, हाँ, ज्यादा सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, इससे किसान भाइयों को फायदा भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। जल प्रबंधन के बाद हमारा अगला चरण क्या होगा? अगला चरण फसल को सुरक्षा प्रदान करना जी। फसल को अनेक प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे कीट और रोग फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन कीट रोगों से बचने के लिए कई प्रकार के हम प्राकृतिक संसाधनों से बने हुए कीट नियंत्रक और रोग नियंत्रकों का प्रयोग करते हैं। तो ये आपने 4 चरण हो गए हैं। क्या इसके अलावा भी चरण है? आपने एक आच्छादन करके एक चरण बताया था, मल्चिंग। हम कोशिश ये करें कि सभी फसलों में फसल अवशेषों की मल्चिंग करें, बायो मल्चिंग जिसको कहते हैं, जैव मल्च जो जिसको कहते हैं। फसल अवशेषों को मिट्टी में दबाएं और फसल को हम सुरक्षित रखें, जिससे बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से हमारा जल प्रबंधन भी ठीक होगा, मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, कम से कम जल लगेगा, किसान को श्रम कम आएगा और किसान की आय भी इससे बढ़ेगी। तो जल प्रबंधन इसका एक आच्छादन के माध्यम से जल प्रबंधन भी हो जाएगा और हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी। और जो सूक्ष्म जीव हम विभिन्न खाद के माध्यम से जो हम बात किए थे, उन खाद के माध्यम से जो सूक्ष्म जीव डाल रहे हैं वो जैव मल्च को खाकर अपना भोजन करेंगे और जो मल उत्सर्जित करेंगे वो हमारी फसल और मिट्टी के लिए भोजन होगा। अच्छा, तो ये आच्छादन का एक तरीका हो गया जी। और अब हमारा आखिरी चरण आ जाता है इसमें, जो आपने बताया मिश्रित, तो उसके बारे में और बताइए। मिश्रित खेती के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हर फसल एक दूसरी फसल के लिए सहायक फसल का कार्य करती है, जिसे हम मिश्रित फसल कहते हैं। जो मुख्य फसल रहती है उसको सहायक फसल पोषण प्रदान करेगी या सुरक्षा प्रदान करेगी। जैसे हम सबसे ऊंची फसल, जैसे मान लो कि गन्ने की फसल को हम लगाते हैं और उसके साथ हम गेहूं लगाते हैं या चना लगाते हैं, तो चना जो होता है, दाल वाली फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है और गन्ने को उपलब्ध कराती है नाइट्रोजन तत्व। और गन्ना ऊंचाई पे होने के कारण
अपनी सहायक फसल चने को सहायता प्रदान करती है, तेज हवा के लिए, धूप के लिए, और उसको सहायता प्रदान करती है। तो ऐसी एक सहायक फसल हम जरूर लगाएं जो हमारी मुख्य फसल को सहायता प्रदान करे। ऐसी कई प्रकार की फसलें हो सकती है, जैसे गन्ने के साथ आप हल्दी लगा सकते हो, गन्ने के साथ आप चना लगा सकते हो, आप सोयाबीन के साथ तुअर लगा सकते हो, मक्का लगा सकते हो, मक्का के साथ सोयाबीन लगा सकते हो। तो ये सब मिश्रित फसल जो हम लगाते हैं वो एक फसल दूसरी फसल को सहायता प्रदान करती है और अलग अलग कीट उस पर नहीं आते हैं। जी, मतलब ये एक तरीके से जो हमारी मुख्य फसल है उसको पोषण देने के लिए हम एक सहायक फसल का उपयोग कर रहे हैं। ये हमने सिर्फ मुख्य चरणों की बात की है। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा का जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद किसान भाइयों। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज के कार्यक्रम का जो हमारा विषय है वो है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से चरणों में हमें फसलों का उपयोग करना है या किस प्रकार से हमें फसलों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठ जाता है कि आप फसल को सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे। अगर हम इसको विस्तार से समझना चाहें हमारे किसान भाई तो कैसे समझें? फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो चरण होते हैं, बीजामृत, एक बीज को हमने शोधन किया तो बीज में बीज जनित जो रोग रहते हैं उससे हमें फसल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ कीट नियंत्रक और रोग नियंत्रक का निर्माण हम करते हैं, जिससे फसल को सुरक्षा हम लोग प्रदान करते हैं। कीट नियंत्रक में अलग अलग कीट नियंत्रक बनते हैं, इनके नाम भी सरकार द्वारा और अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा इनका नामकरण भी किया गया है। जैसे नीम से बना हुआ जो कीट नियंत्रक होता है उसे नीमास्त्र कहा जाता है, जो अस्त्र का काम करता है, मतलब कीटों और रोगों के लिए। नीम की पत्तियों को जैसे नीमास्त्र बनाने की विधि के बारे में हम विस्तार से बताना चाहूँगा कि नीम की पत्ती और नीम की निमोली से नीमास्त्र का निर्माण किया जाता है। जैसे 5 किलो हमने नीम की पत्तियाँ ली, उसमें 20 लीटर 25 लीटर के लगभग हमने गोमूत्र मिलाया और इसको 5 किलो गोबर मिलाया और इनको सबको मिक्स करके हमने रख दिया 15 से 20 दिन तक। तो जब तक ये पत्तियां बिल्कुल काली ना पड़ जाए, धुंधली ना पड़ जाए, तब तक इसको मिले हुए रखे रहने दिया। उसके बाद इसको साधारण कपड़े से छान लिया तो ये कीट नियंत्रक बन के तैयार होता है। जो रस चूसक कीट भी कई प्रकार के होते हैं। रस चूसक कीट जो होते हैं उनके लिए नीमास्त्र सबसे अच्छा कार्य करता है। मतलब नीम से बना हुआ अस्त्र है जो यहाँ पे असर करने वाला है। अगला अस्त्र कौन सा है सर? अगला हम बात करेंगे कि ब्रह्मास्त्र जी, जो कि सभी प्रकार के जो कीट होते हैं और रोग होते हैं उनके लिए काम करता है। ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि पे हम बात करेंगे तो हमारा ऐसी पत्तियां जो कड़वी होती हैं, जैसे तंबाकू की पत्तियां कड़वी होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी गोबर और गोमूत्र को उसमें मिक्स किया जाता है, तंबाकू की पत्तियों को मिक्स किया जाता है, हरी तीखी मिर्च ली जाती है और लहसुन लिया जाता है। इनको सबको गोमूत्र के साथ मिक्स करके वही 15 से 20 दिन आपको रखना है और फिर उसको छान कर प्रयोग करना है। प्रयोग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों, जितने भी मैं अस्त्र शस्त्र ये कीट और रोगों को नियंत्रित करने के लिए बता रहा हूँ, इसकी कभी भी मात्रा आप 100 लीटर पानी में 1 एकड़ में कभी भी 25% से अधिक न लें, 25% से अधिक न लें। लगभग हमारे 100 लीटर पानी में हम
25 लीटर तक अधिक रख सकते हैं। इससे कम हमें रखना चाहिए। जैसा हमें लगे रोग अधिक फैला है, कीट अधिक फैला है, तो 25 लीटर तक हमें रखना चाहिए। अभी आपने जैसे ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया, तो जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है लगभग। तो क्या ये हर रोग पे इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, हर रोग पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भी एक है 10 पर्णी अर्क। अच्छा। उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। वातावरण में कई प्रकार की ऐसी पत्तियां होती हैं जो कड़वी होती हैं। ऐसी पत्तियां जो बकरी ना खाए, जैसे नीम की पत्ती, अरंडी की पत्ती, बेशरम की पत्ती, कंजी की पत्ती, धतूरा की पत्ती, अकाव की पत्ती, इन सब पत्तियों को 1-1 किलो पत्तियों को इकट्ठा करना है। और इन पत्तियों को 1-1 किलो इकट्ठा करके उन्हें अच्छे तरीके से उनको पीस कर या खलबत्ते में बारीक करके हमें गोमूत्र के साथ 50 लीटर गोमूत्र के साथ रखना है। और ये पत्तियां भी जब तक बिल्कुल काली ना पड़ जाए तब तक हमें इसे रखना है और फिर उसके बाद उसका प्रयोग करना चाहिए। ये आपने जो पत्तियां बताई, क्या इसकी भी कुछ मात्रा है कि हमें कितनी पत्ती लेना है? 1-1 किलो पत्तियां सभी लेनी है। 10 प्रकार की पत्तियां जो है, तंबाकू की पत्तियां भी कड़वी होती हैं, उन पत्तियों को भी इसमें मिक्स करते हैं। सभी प्रकार की पत्तियां 1-1 किलो हमें लेनी है। क्योंकि सर हमारे पास समय का अभाव है, तो हम ये चाहेंगे कि आप जो हमारे बाकी के अस्त्र हैं उनके बारे में भी जल्दी जल्दी बता दीजिए हमारे किसान जी, भाइयों मैं बताना चाहूंगा कि अग्नि अस्त्र है, जिसमें सिर्फ अदरक, लहसुन और हरी तीखी मिर्च को गोमूत्र के साथ मिलाया जाता है और आधा किलो तंबाकू इसमें मिलाया जाता है। ये अग्नि अस्त्र हो गया। इसके साथ साथ फिर हमारा जो अगला है आपका षडरस, जो आप आजकल देख रहे हैं सब्जियों में ऐसी इल्ली लगती है जो अंदर घुस के सब्जियों को नुकसान करती है और सब्जियों की क्वालिटी को खराब करती है। उसके लिए षडरस का हम उपयोग करते हैं। जैसे बैंगन में आप देखेंगे कि अंदर एक इल्ली घुस जाती है, टमाटर में हम देखेंगे कि अंदर एक इल्ली घुस जाती है, तो वो नुकसान करती है। तो उन इल्लियों के लिए षडरस का निर्माण करते हैं। षडरस को जो बनाने का तरीका है, वो 25 लीटर हम उसके लिए छाछ लेंगे और उसके साथ 2 किलो आंवला के गूदे को पीसकर उस छाछ के साथ, मही के साथ हम मिलाकर रख देंगे। इसको लगभग 1 महीने तक हम रखे रहने देंगे। जब पूरी तरीके से ये मटेरियल पूरा ऐसा बन के तैयार हो जाता है तो हल्की गंध आने लगती है, सड़े हुए छाछ की तरह। उसको फिर हम इस फसलों पर प्रयोग करते हैं। तो ये जो इल्ली होती है, जो छेदक इल्ली बोलते हैं हम लोग, छेद कर देती है, छेद करके अंदर चली गई, जी। उस इल्ली को रोकने में कारगर साबित होता है। बिल्कुल। यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई अगर इस चीज का प्रशिक्षण लेना चाहे, देखना चाहे, तो इसको कहाँ देख सकते हैं? देखिए, सभी भारत देश में और हमारे मध्य प्रदेश में सभी किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा प्रशिक्षणों का जो आयोजन किया जा रहा है वो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। सभी जिले में 1-1 कृषि विज्ञान केंद्र होता है। वो प्राकृतिक खेती और गो आधारित खेती, जैविक खेती पर लगातार हर महीने या फिर जैसे जैसे बेच आता जाता है, जैसे जैसे किसान आते जाते हैं, प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके साथ साथ प्रदर्शन भी प्रदान करता है। जी, मतलब किसान भाई वहां पे जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो किसान भाइयों, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और इतने सीमित समय में पूरी जानकारी यहाँ पे हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इस पूरे अंतराल से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इस पूरे कार्यक्रम में आपने बहुत कुछ जाना होगा। फिलहाल यहाँ पे अब समय हो चला है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का। तो कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम सर आपका धन्यवाद देंगे कि आप यहाँ पे आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। पीएम ने लहरी बाई के प्रयासों को सराहा। ICAR का 61वां दीक्षांत समारोह होगा। AIF योजना में मध्य प्रदेश अव्वल, प्रक्षेत्र एवं महत्वपूर्ण यूनिट का भ्रमण और कृषि वैज्ञानिक ने फसलों का किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी की 27 वर्षीय जनजाति महिला लहरी बाई के पोषक अनाज की ब्रांड एम्बेसडर बनने की सराहना की है। उन्होंने पोषक अनाज के बीजों की 150 से अधिक किस्मों को संरक्षित किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, लहरी बाई पर गर्व है जिन्होंने श्री अन्न के प्रति उल्लेखनीय उत्साह दिखाया है। उनके प्रयास कई अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 24 फरवरी 2023 को ICAR IARI नई दिल्ली में अपना 61वां दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि एवं किसान कल्याण
राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। ICAR-IARI का अनूठा 5 दिवसीय दीक्षांत समारोह 20 फरवरी से 6 महाविद्यालयों के 26 विषयों में MSc और PhD छात्रों को मेरिट मेडल प्रस्तुतियों के साथ प्रारंभ होगा। प्रत्येक विषय के प्रोफेसरों द्वारा प्रस्तुति और IARI पुरस्कार विजेताओं द्वारा व्याख्यान के बाद लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान जैसे कार्यक्रम भी दीक्षांत सप्ताह का हिस्सा होंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि अधोसंरचना मद के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। श्री पटेल कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए MP फार्म गेट ऐप तथा IAF अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हुई कार्यशाला के दूरगामी परिणाम होंगे। मध्य प्रदेश के उद्यमशील महिला कृषकों पर पूरा विश्वास है कि वे नया मुकाम हासिल करेगी। कार्यशाला को MD मंडी बोर्ड GB रश्मि और उप संचालक AIF पूजा सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में कृषि अधोसंरचना मद और MP फार्म गेट ऐप पर कृषकों और महिला कृषकों की भागीदारी को बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसमें 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल भी हुए। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक बर्नवाल द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति सचिवालय में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा के साथ एक विशेष बैठक और चर्चा आयोजित की गई। डॉक्टर मिश्रा ने विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में श्री बर्नवाल ने कहा कि कृषकों की प्रगति, उन्नति और कृषि के क्षेत्र में मानव संसाधन प्रदान करने में विश्वविद्यालय का उल्लेखनीय योगदान है। श्री बर्नवाल ने हार्टिकल्चर के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान अधिष्ठाता उद्यानिकी डॉक्टर SK पांडे ने उद्यान विभाग के अंतर्गत हो रहे विभिन्न शोध कार्यों की जानकारी प्रदान की। कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर के पादप संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर SR शर्मा द्वारा गोटेगा विकासखंड के अंतर्गत लगाए गए चना, मसूर, गेहूं, मटर, सरसों, आलू और गन्ना फसल का निरीक्षण किया। करकबेल के कृषक नारायण पटेल ने कहा कि गर्मी के समय में सोयाबीन की बुआई की गई है। सोयाबीन में कहीं कहीं जड़ सड़न रोग का आंशिक आपतन देखा गया है, जिसके निराकरण के लिए थाओफ्रीनेट मिथारॉन 350 से 400 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव की संस्तुति की गई। चना फसल में उकटा रोग का आपतन देखा गया है, जिसके लिए किसान को टेबुकोनोजोल प्लस सल्फर 400 ग्राम प्रति एकड़ छिड़काव हेतु सुझाव दिया गया है। सरसों और मसूर की फसल में माहू का प्रकोप पाया गया है। इसके नियंत्रण हेतु थाओमेथेसॉम 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने की सलाह दी गई है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज का जो हमारा अंक था एक बहुत ही विशेष अंक था, जिसमें हमने गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में जाना है और इसमें हमने कई सारे अस्त्रों के बारे में जाना है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी धीरे धीरे करके प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर जरूर होंगे। और साथ ही चलते चलते हमने जाना कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, खबरें खेती की में। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।